हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। मैं फरहान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एजुकेशन वाइगर में। तो जैसा कि हम लोग सीटेट पेपर 2 साइंस की तैयारी कर रहे हैं और हमारा इम्पोर्टेंट सीरीज चालू है और इस इम्पोर्टेंट सीरीज का आज क्लास नंबर 8 है, जिसमें हम लोग साइंस में फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर सब नेचुरल फिनोमेना डिस्कस करने वाले हैं। और ये चैप्टर हमारा लास्ट चैप्टर है, यानी फिजिक्स में जो हम लोग सीटेट सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो हर चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उसमें फिजिक्स का सबसे आखिरी चैप्टर यही है जो हम लोग देखेंगे आज, सब नेचुरल फिनोमेना। बाकी के सारे चैप्टर जो है मैंने पढ़ा दिया है, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग ने डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, वहाँ मैंने लिंक डाल दिया है। ठीक है। और इस चैप्टर की बात करें तो ये आसान चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आ ही जाते हैं, तो सेशन के एंड तक बने रहें। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर करें। एक वीडियो में मैंने पूरे इस चैप्टर को यहाँ पे ख़त्म कर दिया है। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट क्लास जो हम लोग स्टार्ट करें उसमें हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा फिजिक्स आज यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है। तो हमारा सीक्वेंस क्या रहेगा, कौन कौन टॉपिक आज हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे। विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज देखेंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग लाइटिंग यानी तड़ित के बारे में जानेंगे। फिर बात करेंगे हम लोग अर्थक्वेक की, भूकंप की, भूकंप होता क्या है, भूकंप आता क्यों है, भूकंप की रीज़न क्या है, अर्थ के लेयर के बारे में जानेंगे और लास्ट में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन। तो स्टार्ट करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट चैप्टर, सम नेचुरल फिनोमेनन, कुछ प्राकृतिक घटनाएं। ठीक है। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है हमारा सम नेचुरल फिनोमेनन, यानी नेचुरल फिनोमेना, प्राकृतिक घटनाएं। ठीक है। तो जो प्रकृति के थ्रू जो घटनाएं होती हैं, ठीक है, जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं है, हमारे ह्यूमंस का कंट्रोल नहीं है, हम ह्यूमंस उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, ना उसे करवा सकते हैं, तो इसे ही हम लोग प्राकृतिक घटनाएं कहेंगे। प्राकृतिक घटनाएं तो बहुत सारी हैं, उसमें से कुछ की बात करेंगे। जैसे इस चैप्टर में हम लोग लाइटिंग और अर्थक्वेक की बात करेंगे, भूकंप की बात करेंगे। ठीक है। तो कुछ प्राकृतिक घटनाएं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हिंदी में स्थूल विद्युत कहते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग चार्ज को यानी आवेश को स्थिर मानते हैं। ठीक है। और उसके प्रभाव का अध्ययन करते हैं। यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या होगा कि इसमें चार्ज क्या होता है, हमारा स्थिर होता है, रेस्ट में होता है। ठीक है। तो रेस्ट में जो चार्ज होता है तो क्या उसका इफेक्ट है, क्या उसका प्रभाव है, उसी के अध्ययन को, उसी के स्टडी को हम लोग जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गया, इन दिस स्टैटिक चार्ज एंड इट्स इफेक्ट आर स्टडीड, इसमें स्थिर आवेश एवं उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कैसे हमें किसी उदाहरण अगर देख लें तो जब हम रगड़ते हैं दो वस्तु को आपस में, तो उसमें कुछ चार्ज उत्पन्न होता है। वो जो चार्ज उत्पन्न होता है तो उसे हम लोग स्टैटिक चार्ज कहते हैं। ठीक है। तो द इलेक्ट्रिकल चार्जेस जनरेटेड बाय रबिंग आर स्टैटिक, रगड़ने पर उत्पन्न विद्युत आवेश स्थैतिक होते हैं। ठीक है। और जो ये रगड़ना है, जो रगड़ने से जो चार्ज की उत्पत्ति होती है, आवेश की उत्पत्ति होती है, उसे हम लोग फ्रिक्शन कहते हैं, फ्रिक्शन। ठीक है। यानी घर्षण, घर्षण से चार्ज का उत्पन्न हुआ तो कैसा होता है, स्टैटिक होता है। ठीक है। अब हम बात करें कि यहाँ पर चार्ज तो बहुत टर्म सुन लिया, अब चार्ज है क्या, विद्युत आवेश जिसे हिंदी में कहते हैं। ठीक है। क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश। अब चार्ज हमारा क्या है। ठीक है। तो चार्ज की बात करें हम तो चार्ज क्या है, किसी भी मैटर का प्रॉपर्टी है, यानी किसी भी पदार्थ वस्तु का गुण है, जिसकी वजह से क्या करता है, एक्सपीरियंस, जिसकी वजह से क्या शो करता है, विद्युत और चुंबकीय प्रभाव का उत्पादन, अनुभव करता है। तो इसे हम लोग इलेक्ट्रिकल चार्ज कहते हैं। चार्ज पॉजिटिव को हम जब एक साथ लाते हैं तो क्या होता है, रिपेल करता है। तो क्या वहाँ पे एक फोर्स दिख रहा है, कौन फोर्स दिख रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स दिख रहा है या चुंबकीय प्रभाव दिखे। ठीक है। तो चार्ज क्या हो गया, सिंपली चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स, यानी किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण ये विद्युत और चुंबकीय प्रभाव का उत्पादन और अनुभव करता है, इससे हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत आवेश कहेंगे या इलेक्ट्रिक चार्ज कहेंगे। ठीक है। तो अभी हमने क्या बात करी इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, किसी भी मैटर का गुण है, यानी पदार्थ का क्या है, प्रॉपर्टी।
ठीक है। तो आप समझते हैं कि पदार्थ में होता क्या है एक्चुअली। पदार्थ बहुत सारे एटम्स का मिल के बना हुआ है, ठीक है। अगर हम मैटर की बात करें तो मैटर बहुत सारे एटम्स की मिल के बात करें, यानी कोई भी पदार्थ हो वो एटम से मिल के बना हुआ होता है, परमाणु से मिल के बना होता है। और परमाणु क्या चीज से मिल के बना होता है, तो परमाणु फंडामेंटल पार्टिकल से मिल के बना होता है। वो क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। इससे मिलकर हमारा एटम परमाणु बना होता है। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसे हम लोग बोलते हैं नेगेटिव चार्ज, जिसको हम लोग स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। प्रोटॉन की बात करें तो इसे हम लोग पी से डिनोट करते हैं, ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन की बात करें जिसमें हम लोग स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, इसके ऊपर जीरो चार्ज होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उसमें माइनस चार्ज होता है, -1। प्रोटॉन पर बात करें तो +1 चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है। तो किसी भी एटम, मान लीजिए ये एक एटम है डायग्राम में, ठीक है। एटम के सेंटर में जो जगह होता है हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियस में हमारा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और उसके चारों ओर जो रिवॉल्व करता है, चक्कर लगाता है, उसे हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन का नेचर क्या होता है, ये नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो अगर हम न्यूट्रल एटम की बात करें, ठीक है, तो न्यूट्रल एटम की बात करें तो उसमें हमारा इलेक्ट्रॉन का नंबर और प्रोटॉन का नंबर क्या होगा, सेम होता है, ठीक है। कोई बोलेगा न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, उसका मतलब क्या होगा कि उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या है, सेम होता है, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। ये टॉपिक तो हमारा सिलेबस तो नहीं है, लेकिन इससे 2023 में जो है 20 अगस्त में जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था इस टॉपिक से, तो इस टॉपिक हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो एक्स, मान लीजिए यहाँ पे कोई एलिमेंट, यहाँ पे क्या है, एक्स का मान लीजिए कोई एलिमेंट है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एल्युमिनियम ले लिया, तो एल्युमिनियम क्या एक एलिमेंट है, ठीक है। यहाँ पे जो नंबर गिवन होता है उसे हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर, जिसे हम लोग Z से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 30, ठीक है। अब मास नंबर, एटॉमिक नंबर एल्युमिनियम कितना होता है, 27। तो मास को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल A से, किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल A से, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा गिवन होता है Q, कोई भी नंबर तो क्या हमारा चार्ज शो करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम +3 चार्ज ले लिया, ठीक है। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब ऐसे आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, अब इसमें से आपको कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो हमारा होता है वो हमेशा एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे हम पूछें कि एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है एल्युमिनियम में, तब साफ कहेंगे कितना हो जाएगा, 13, यानी जितना इसका एटॉमिक नंबर है उतना से प्रोटॉन हो जाएगा, ठीक है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर पूछेंगे तो, ठीक है, तो अगर ये न्यूट्रल एटम रहता है, यानी मान लीजिए सिर्फ ये एल्युमिनियम रहता है, तो इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसके बराबर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ये क्या है, न्यूट्रल नहीं है, यहाँ पे कुछ चार्ज प्रेजेंट है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा तो जितना हमारा एटॉमिक नंबर उससे उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा वो हो जाएगा 30 से 3 - 10, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर निगेटिव चार्ज रहता तो हम क्या करते हैं, प्रोटॉन में उसको ऐड कर देते हैं, लेकिन यहाँ पॉजिटिव चार्ज रहता है तो हम माइनस कर दिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मेरा 10 निकल के आ गया। न्यूट्रॉन क्या होता है, तो न्यूट्रॉन हम लोग कैसे निकालते हैं, तो एटॉमिक मास में एटॉमिक नंबर को जब हम माइनस करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, तो हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन निकल जाता है। तो यहाँ प्रोटॉन कितना हो गया, 27, 30 माइनस कर दें कितना, 40। तो यहाँ पे ये हमारा ऐसा हम इसे कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, जितना एटॉमिक नंबर एलिमेंट का वही होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, जो हमारा प्रोटॉन है अगर न्यूट्रल एटम है तो वही हो जाएगा, लेकिन अगर उस पर चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज है तो प्रोटॉन में जोड़ देंगे, और निगेटिव है तो प्रोटॉन से उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, तो एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर को जो हम सबट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, तो हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल के आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ने बात करी कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की। अब इंपॉर्टेंट नोट देख लेते हैं, ठीक है। तो किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी का विद्युत आवेश कहते हैं। अगर हम चार्ज की बात करें तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रॉन का एक्सेस है या इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उसे हम लोग क्या कह देंगे, चार्ज कह देंगे, ठीक है। चार्ज कह देंगे कि इलेक्ट्रॉन में कमी है या इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो हम लोग क्या कर देंगे, चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो पॉजिटिव हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कम है तो कमी है तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी को हम लोग विद्युत आवेश कहते हैं, ठीक है। अब इसी पे बेस क्वेश्चन देख लेते हैं। आप क्वेश्चन देख लेते हैं जो 20 अगस्त 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है।
एन आयन X+3 इज ऑब्टेन फ्रॉम एन एलिमेंट X, यानी एलिमेंट X कोई है जिससे क्या बना हमारा X+3 आयन बना है, ठीक है। एटॉमिक मास 27, तो एटॉमिक मास कहाँ पे हम लोग डिनोट करते हैं, ऊपर की तरफ 27 है। एटॉमिक नंबर किसका, इसका 13 है, तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिख दिया, ठीक है। अब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का नंबर निकालना है हमें, ठीक है। तो मैं आपको क्या बताया था, सबसे प्रोटॉन क्या होता है, जितना इसका एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर इसका कितना है 13, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन में कितना आ गया यहाँ पर 13। अब क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकाल लें, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन मैंने क्या बताया था, अगर न्यूट्रल एटम है तो वही होगा, लेकिन चार्ज होगा तो पॉजिटिव होगा, तो उसमें से प्रोटॉन को माइनस कर देंगे। यहाँ पे अगर पॉजिटिव है +3 है तो 13 में 3 माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा 10, तो इलेक्ट्रॉन मेरा कितना आ गया 10। अब न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, तो एटॉमिक मास में एटॉमिक नंबर को माइनस करते हैं तो उससे हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाता है। तो मास कितना है 27, नंबर कितना है 13, तो इसमें माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा 14। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन नंबर 13 है, यहाँ पे 14, ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक है। ये ऑप्शन भी गलत हो गया, बचा ये, ठीक है। इलेक्ट्रॉन 10 है, इसमें 13 है, तो ये भी नहीं होगा, तो बचा क्या हमारा थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो इस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। अब हम बात करते हैं विद्युत आवेश के प्रकार की, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज की टाइप की। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की टाइप के प्रकार की बात करें तो 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है धनात्मक पॉजिटिव चार्ज, एक होता है ऋणात्मक हमारा निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो निगेटिव चार्ज की तो प्रॉपर्टीज की, इसके गुण की बात करें अगर विद्युत आवेश की, तो अगर समान चार्ज होगा यानी समान आवेश होगा तो हमेशा एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा यानी रिपेल करेगा, ठीक है। मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या एक दूसरे को रिपेल करेगा, या निगेटिव है तो क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। लेकिन वही अगर अपोजिट चार्ज हो यानी पॉजिटिव निगेटिव या निगेटिव पॉजिटिव, तो क्या करेगा, हमेशा आकर्षित करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, 2 like चार्जेस रिपेल ईच अदर, समान आवेश एक दूसरे की प्रतिकर्षित करते हैं। 2 unlike चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। अब बात करें इलेक्ट्रॉन गेनर की और इलेक्ट्रॉन डोनर की, ठीक है। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो जिसके पास कम है वो उसको देना चाहता है, ठीक है। तो अगर वो किसी को दे रहा है, ठीक है, तो हम लोग कहेंगे, जो जिसको दे रहा है उसको हम लोग कहते हैं डोनर, ठीक है। तो जो अगर किसी को दे रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, डोनर कहेंगे, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन देता है वो इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया, जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो इलेक्ट्रॉन गेनर हो गया। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनर है तो जाहिर सी बात है उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज हो गया। जो इलेक्ट्रॉन गेनर है तो जाहिर सी बात है उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो कैसा हो जाता है, हमारा नेगेटिव चार्ज हो जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो व्हेन अ ग्लास इज रब्ड विथ सिल्क, किसी कांच को जब हम रेशम से रगड़ा जाता है, यानी किसी कांच को जब हम रेशम से रगड़ते हैं तो क्या होता है, तो जो हमारा सिल्क होता है वो हमारा ग्लास होता है। तो सिल्क के पास क्या होता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, ये क्या करता है, ग्लास को ये डोनेट कर देता है। तो सिल्क हमारा कैसा हो जाएगा, धनात्मक चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ग्लास में कैसा हो जाएगा, हमारा नेगेटिव यानी ऋणात्मक चार्ज हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो जब अगर हम 2 अनचार्ज ऑब्जेक्ट को, मान लिया P और Q 2 अनचार्ज ऑब्जेक्ट है, उसको आपस में रब्ड करते हैं तो क्या होता है, यानी P तथा Q को अनावेशित वस्तु को एक दूसरे के साथ रगड़ा जाता है तो क्या होता है, ठीक है। जब ऐसा होता है तो क्या होता है कि P and Q acquire equal and similar charge, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपोजिट चार्ज हो जाएगा, अपोजिट चार्ज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इक्वल मैग्नीट्यूड तो सेम हो जाएगा चार्ज का, लेकिन वहां पे क्या हो जाएगा, अपोजिट चार्ज हो जाएगा, यानी मैग्नीट्यूड सेम होगा, चार्ज के लिए अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर अपोजिट चार्ज होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोस्कोप की। इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, इलेक्ट्रोस्कोप, तो इलेक्ट्रोस्कोप एक तंत्र, एक डिवाइस है जिसकी वजह से हम टेस्ट कर सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट में चार्ज है कि नहीं है। तो ऑब्जेक्ट में चार्ज है कि नहीं है वो किससे हम पता लगाते हैं, तो इलेक्ट्रोस्कोप से, ठीक है। तो a device can be used to test whether an object is carrying charge or not is known as electroscope। अब हम बात करते हैं लाइटिंग की, जिसे हम लोग कहते हैं तड़ित, हिंदी में क्या कहते हैं, तड़ित, ठीक है, बिजली कड़कना, ठीक है। तो बिजली कड़कते हुए आपने देखा होगा, तो बिजली भी कब कड़कती है, लाइटिंग कब होता है, ठीक है।
तो रेनी सीजन में होता है, बारिश के मौसम में देखने को ज़्यादा मिलता है। वो भी कुछ कंडीशन, कुछ शर्त होती है जो चीज़ हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो लाइटिंग की बात की जाए, त्वरित की बात की जाए तो ये क्या होता है, क्यों होता है, तो इट इज कॉज बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज इन द क्लाउड। ये बादल में आवेशों के संचय के कारण होता है। ठीक है, बादल में क्या हो जाता है, चार्ज बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, रेनी सीजन में क्या होता है कि बहुत तेज हवा चलती है, तो हवा जब तेज चलती है तो नीचे से क्या होता है, हवा ऊपर की तरफ जाती है, एयर करंट। एयर करंट क्या हो जाएगी, ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, एयर करंट हमारा क्या हो, ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, और पानी क्या होता है, वो नीचे की तरफ आती है। पानी क्या होता है हमारा, नीचे की तरफ आती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है हमारा, अब बीच में क्या होता है, दोनों के एयर प्रेजेंट होता है। यहाँ पे क्लाउड है, यहाँ पे एयर है, यहाँ पे क्या है, अर्थ है। ठीक है, एयर के बारे में पता है कि ये बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो नीचे से जो पानी ऊपर की तरफ जाता है, हवा ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर से पानी नीचे की तरफ जाता है, तो अर्थ से जो है पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ चला जाता है। तो जो ऊपर के बादल है उसमें पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है, क्या हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। और नीचे के साइड में जो है निगेटिव चार्ज हमारा इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, और अर्थ के भी सरफेस पे हमारा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा रहता है। ठीक है, तो होता क्या है, या तो पॉजिटिव निगेटिव, या तो अर्थ और बादल के बीच में चार्ज में ये हो जाए, या आपको बादल के पॉजिटिव निगेटिव चार्ज में जब अट्रैक्शन हो जाता है तो उससे क्या होता है, हमें लाइटिंग देखने को मिलता है, रोशनी होगी, फिर साउंड होगा। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बिजली कड़कना कहते हैं। ठीक है, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, बिजली कड़कना कहते हैं। और बिजली कड़कती तो पहले लाइटिंग होती है त्वरित, उसके बाद आपको साउंड आवाज देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस वजह से जो है बिजली कड़कती है। ठीक है, हम इसका अगर थ्योरी देख ले तो गरज वाले तूफान के बनते समय वायु की धाराएं ऊपर की ओर जाती हैं। मैंने ये बताया था, एयर क्या करंट ऊपर की तरफ जाती है, जबकि जल की बूंद क्या होती है, नीचे की ओर जाती है। ठीक है, इन प्रबल गतियों के कारण आवेशों का पृथक्करण हो जाता है। क्या हो जाता है, चार्ज का क्या होता है, सेपरेशन हो जाता है, चार्ज अलग अलग हो जाता है। पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ, नेगेटिव चार्ज नीचे की तरफ हो जाता है। एक पर जिससे हम अभी पूर्णतः नहीं समझ सके, बादलों के ऊपरी किनारे पर क्या होता है, धनावेश एकत्र हो जाता है, यानी पॉजिटिव चार्ज, और नीचे की तरफ क्या होता है, ऋणावेश बादलों के निचले किनारे पर संचित हो जाता है। निगेटिव चार्ज क्या होता है, नीचे की तरफ जमा इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, और धरती के निकट भी कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे मैंने बताया था आपको। ठीक है, फिर क्या होता है, जब संचित आवेशों का परिमाण अत्यधिक हो जाता है, बहुत ज्यादा मतलब हो जाता है इकट्ठा चार्ज, तो क्या होता है कि एयर जो बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो भी काम करना बंद कर देता है। ठीक है, आवेशों के प्रवाह को नहीं रोक पाती है। ठीक है, तो फिर क्या होता है, ऋणात्मक तथा धनात्मक आवेश मिलते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जब मिलता है तो प्रकाश की चमकीली धारियां तथा ध्वनि उत्पन्न होती है, लाइटिंग होता है और साउंड होता है बिजली में। ठीक है, इसे हम त्वरित के रूप में देखते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, लाइटिंग कहते हैं। ठीक है, और इस पूरे प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं विद्युत विसर्जन, यानी इलेक्ट्रिक डिस्चार्जिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्जिंग। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस हो गया हमारा लाइटिंग का। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा पूरा प्रोसेस हो गया। ठीक है, और ये जो लाइटिंग होता है, त्वरित जो होती है, उसमें क्या होता है, ये किसी किसके बीच में होता है, या तो ये 2 और मोर क्लाउड्स के बीच में होगा, या क्लाउड और अर्थ के बीच में होगा। विद्युत उत्सर्जन की प्रक्रिया 2 अथवा अधिक बादलों के बीच या बादलों तथा पृथ्वी के बीच हो सकती है। ठीक है, इस पॉइंट को हमें याद रखना है। ठीक है, तो ये तो हमने बात की त्वरित की, यानी लाइटिंग की बात करी। ठीक है, अब इससे बचने के लिए क्या क्या करना है, तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इससे क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, ऐसे तो आप लोग जानते ही हैं। जहाँ पर है बिजली अगर चमक रही है तो वहाँ पे बैठ जाए एक जगह पे, मोबाइल वगैरह इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है तो उसको बंद कर दें, तो ये सब तरीका है बचने का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने लाइटिंग की बात करी। अब हम लोग बात करते हैं अर्थक्वेक, हमारा सेकंड नेचुरल फिनोमेना की। आप लोग हम लोग बात करते हैं अर्थक्वेक, यानी भूकंप, जिसे हिंदी में कहते हैं। हम सभी ने देखा होगा, भूकंप महसूस किया होगा, बहुत ही खतरनाक ये आपदा है, जिससे बहुत ज़्यादा ही नुकसान देखने को मिलता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर जाती हैं, बहुत सारी जानें जाती हैं, तो बहुत नुकसान होता है। तो होता क्या है, क्यों होता है, ये हम लोग आप जानते हैं। तो अर्थक्वेक होता क्या, भूकंप क्या होता है, तो पृथ्वी का अचानक कंपन या झटका होना जो बहुत कम समय तक रहता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, अर्थक्वेक यानी भूकंप कहते हैं। सडन शेकिंग
और ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ विच लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, पृथ्वी का अचानक कंपन या झटका होना जो बहुत कम समय तक रहता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या भूकंप कहते हैं। ठीक है, अब भूकंप के कारण और भी हमें खतरनाक आपदा देखने को मिल सकती है, जैसे इसकी वजह से फ्लड, बाढ़ आ सकता है, लैंडस्लाइड हो सकती है, भूस्खलन हो सकता है और सुनामी भी आ सकती है। ठीक है, जिससे हमारा बहुत नुकसान होता है। ठीक है, ये तो भूकंप के कॉज, भूकंप से क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, अब भूकंप के कारण क्या है, भूकंप क्यों आता है, तो अब इसे समझते हैं। कॉज ऑफ अर्थक्वेक, भूकंप के कारण। ठीक है, तो पृथ्वी यानी हमारे जो धरती है उसके अंदर, पृथ्वी के भीतर अंदर जो सबसे ऊपरी सतह यानी हमारे अर्थ का जो सबसे ऊपर का सतह है, ऊपर का जो लेयर है, उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाता है। उस गड़बड़ी के कारण हम भूकंप आता है। और जिस पार्ट में गड़बड़ी होता है उसे हम लोग भूपट्टी कहते हैं, यानी क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, तो डिस्टर्बेंस डीप डाउन इनसाइड द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ कॉल्ड द क्रस्ट, पृथ्वी के भीतर की सबसे ऊपरी सतह में गहराई की गड़बड़ के कारण भूकंप आते हैं। पृथ्वी इस परत को भूपट्टी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो जो हमारा क्रस्ट जो है, या हमारा अर्थ का जो ऊपर का जो लेयर है, क्रस्ट जो है, ये क्या होता है, फ्रैगमेंट्स में बटा होता है, यानी छोटे छोटे, यानी बहुत बड़े बड़े टुकड़ों में विभाजित है, एक पूरा नहीं है तो टुकड़ों में विभाजित है। ठीक है, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, प्लेट कहते हैं। द क्रस्ट ऑफ अर्थ इन द फॉर्म ऑफ फ्रैगमेंट्स विच आर नोन एज प्लेट्स, पृथ्वी की यह परत एक खंड में नहीं है, ये टुकड़ों में विभाजित है। प्रत्येक टुकड़ों को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेट करते हैं। यहाँ पे अर्थ का डायग्राम दिया हुआ है, तो जो सबसे ऊपरी परत होता है उसे हम लोग भूपट्टी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, उसी के नीचे आएंगे तो उसे परवार मेंटल कहते हैं, जो यहाँ पे लिक्विड फॉर्म है। क्या है हमारा, ये लिक्विड फॉर्म है। उसी के फिर नीचे आएंगे तो उसे आउटर कोर कहते हैं, और जो बीच में इसे हम लोग इनर कोर यानी आंतरिक कोर कहते हैं। ठीक है, भूकंप किस में आती है, तो क्रस्ट, भूपट्टी की वजह से। ठीक है, तो अर्थ हमारा क्या है, खंड के भाग में विभाजित है, यानी उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लेट कहते हैं। और जो प्लेट होता है ये हमेशा मोशन में रहता है, यानी हमेशा गति में करता रहता है। जब गति करते करते जब एक दूसरे में ये रगड़ा जाता है या टक्कर लग जाता है, तो इसके कारण क्या होता है, एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है, तो इसके कारण हमें कंपन, भूपट्टी यानी भूकंप देखने को मिलता है। ठीक है, आपस में क्या है, प्लेट टकरा रही है, एक दूसरे को रगड़ती हैं प्लेटें। ठीक है, तो यहाँ पर दिस प्लेट आर इन कंटिन्यूअस मोशन, यानी ये प्लेट निरंतर गति करती रहती है। व्हेन दे ब्रश पास्ट ऑन अनदर, जब ये एक दूसरे से रगड़ खाती हैं अथवा टक्कर के कारण एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती हैं, और प्लेट गोज अंडर अनदर ड्यू टू कोलिजन दे कॉज डिस्टर्बेंस इन द अर्थ क्रस्ट, फिर क्या होता है, इस कारण भूपट्टी में विक्षोभ उत्पन्न होता है। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अर्थक्वेक का कारण कहते हैं। ठीक है, यही विक्षोभ पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में दिखाई देती है। यही हमारा क्या होता है, भूकंप होता है, इसी ही भूकंप होता है, प्लेट के आपस में रगड़ाने से या टकराने से। ठीक है, आप बात करते हैं हम लोग भूकंपी तरंग की, यानी सिस्मिक वेव्स, जिसे हिंदी में हम लोग भूकंपी तरंग कहते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि फलाने जगह भूकंप आया, मान नेपाल में भूकंप आया, तो उसका असर क्या है, दिल्ली में या कई जगह देखने को मिलता है। तो क्यों ऐसा होता है, तो भूकंप जो आता है, ठीक है, तो जो कंपन जो होती है तो उसमें क्या एक वेव के फॉर्म में वो होता है। ठीक है, उसी हम लोग सिस्मिक वेव, भूकंपी तरंग कहते हैं। द ट्रेमर्स प्रोड्यूस वेव ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, भूस्पंद पृथ्वी की सतह पर तरंगे उत्पन्न करते हैं। क्या करता है, तरंगे उत्पन्न करता है, और इसी तरंग को हम लोग क्या कहते हैं, भूकंपी तरंगे कहते हैं, यानी सिस्मिक वेव्स कहते हैं। ठीक है, और जिस इंस्ट्रूमेंट से, जिस डिवाइस से हम इसको देखते हैं, ठीक है, इसका रिकॉर्ड करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ कहते हैं। द वेव्स आर रिकॉर्डेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द सिस्मोग्राफ, ये तरंगों के भूकंप लेखी नामक उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने देखा था इस डायग्राम में, तो इस हिस्से में जो प्लेट टकरा रही है, ठीक है, इस हिस्से में, इसी हिस्से की वजह से भूकंप आता है। ऐसे हिस्से को हम लोग कहते हैं फॉल्ट जोन या सिस्मिक जोन कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, द बाउंड्रीज ऑफ द प्लेट आर द वीक जोन। कैसा होता है, वीक जोन, वेयर अर्थक्वेक आर मोर लाइकली टू अकर, वहीं पे क्या होता है, हमारा अर्थ
क्विक देखने को मिलता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्मिक और फॉल्ट जोन। ठीक है, जहाँ प्लेटों की सीमाएं दुर्बल क्षेत्र होती हैं। कैसी होती है, दुर्बल क्षेत्र होती है, तो वहाँ भूकंप आने की संभावना क्या होती है, सबसे अधिक होती है। और इन्हीं दुर्बल क्षेत्रों को हम लोग भूकंपीय क्षेत्र अथवा भ्रष्ट क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें मैप ऑफ एन अर्थक्वेक, भूकंप की चित्र की, तो जहां से भूकंप स्टार्ट होता है उसे हम लोग कहते हैं फोकस। ठीक है, और ये चारों तरफ जो वेव के फॉर्म में ये फैल रही है इसे हम लोग कहते हैं भूकंपीय तरंगें, सिस्मिक वेव। ठीक है, और इस ऊपर वाले से एपी सेंटर कहते हैं, ये सीधा जो होता है इसे क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, ऐसे पृथ्वी की पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, तो भूकंप कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारा फोकस से। ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो द पावर ऑफ एन अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अ मैग्नीट्यूड ऑन अ स्केल कॉल्ड राइटर स्केल। ठीक है, किसी भूकंप की शक्ति के परिमाण को रिक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। ठीक है, यानी कितने पावर, यानी कितना पावर का भूकंप आया है वो हम कैसे नापते हैं, उसके मैग्नीट्यूड को, तो रिक्टर स्केल के, जिसमें 0 से लेकर 10 तक का रीडिंग होता है। अगर 7 से ऊपर आया तो भूकंप हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, और 7 के नीचे जो होता है जनरली वो कैसा होता है, उतना दिक्कत नहीं पहुंचाता है। ठीक है, तो ये तो हमारा राइटर स्केल की बात हो गई। सिस्मिक वेव इंस्ट्रूमेंट वेव को नापता है, वेव को बताता है, और राइटर स्केल क्या, मैग्नीट्यूड बताता है भूकंप का, कि कितने भूकंप आया है, क्या उसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, अब भूकंप के और भी कारण हो सकते हैं, मेनली कारण तो यही है प्लेट वाला, मेन जो रीजन वही है, प्लेट का आपस में टकराना रगड़ाना। और अदर कॉज देखें तो वोल्केनिक इरप्शन, जब ज्वालामुखी का विस्फोट हो, जमीन फट के ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, या मेटेओर हिट्स द अर्थ, उल्का पृथ्वी से टकराता है तब, या अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन यानी भूमिगत परमाणु विस्फोट जो होता है तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, हमारा भूकंप देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो छोटा सा चैप्टर था, आसान चैप्टर है, एक क्वेश्चन इससे आ ही जाते हैं एग्जाम में। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारे यहाँ पे फिनिश होता है, एंड होता है, और फिजिक्स के सिलेबस का भी हमारे यहाँ पे एंड होता है। आइए तो इस चैप्टर से कुछ प्रीवियस क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, व्हाई इज लाइटिंग कंडक्टर इंस्टॉल ऑन अ बिल्डिंग। सॉरी, हमारा एक टॉपिक और यहाँ पे रह गया था, वो है हमारा अर्थिंग। ठीक है, जिसे हम लोग अर्थिंग या भूस्खलन कहते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि घर में भी एक अलग से अर्थिंग जो होती है वो जमीन के नीचे गाड़ी जाती है। ठीक है, तो अर्थिंग क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ, यानी किसी अवशोषित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की जो प्रक्रिया है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अर्थिंग कहते हैं। ठीक है, उसे हम लोग क्या करते हैं, अर्थिंग कहते हैं। तो अर्थिंग क्या करता है कि अर्थिंग इज प्रोवाइडेड इन बिल्डिंग्स टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक्स ड्यू टू एनी लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा किसी भी कारण से लीक होने से उत्पन्न विद्युत आघात से हमें बचाने के लिए भवनों में भूस्खलन की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, मान कभी कभी बहुत ज्यादा करंट हो गया या कुछ ऐसी घटना हो गया, इलेक्ट्रिक शॉक हो गया, तो उससे क्या होता है, जो हमारा अर्थिंग है उसे क्या ना जमीन के अंदर लेके चला जाता है, तो इससे हमें क्या, ये प्रोटेक्ट करता है। तो ये हमारी बात हो गई क्या, अर्थिंग की। अब हम लोग बात करते हैं लाइटिंग कंडक्टर्स की, यानी तड़ित चालक की। तो होता क्या है कि आपने देखा होगा बिल्डिंग में ऊपर में हम लोग एक कंडक्टर छोड़ते हैं जो कि ऊपर से एकदम नीचे तक जमीन तक वो बड़ी रखने गाड़ा हुआ होता है। तो वो क्या करता है कि जब लाइटिंग होती है तो वो उसके थ्रू जो है वो जमीन के अंदर चार्ज को लेके चला जाता है। ठीक है, तो इसे हम लोग लाइटिंग कंडक्टर कहते हैं। लाइटिंग कंडक्टर इज अ डिवाइस यूज्ड टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटिंग। तड़ित चालक एक ऐसी युक्त है जिसका उपयोग भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, लाइटिंग कंडक्टर कहते हैं। और लाइटिंग कंडक्टर में क्या होता है, तो किसी भवन के निर्माण के समय उसकी दीवारों में से भवन की ऊंचाई से अधिक लंबाई की धातु की छड़ स्थापित कर दी जाती है। धातु की छड़ हम लोग लगा देते हैं। इस छड़ का एक सिरा वायु में ऊपर खुला रखा जाता है, दूसरा क्या जमीन के अंदर गाड़ देते हैं, काफी गहराई तक दबा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, धातु की छड़ विद्युत आवेश के जमीन तक पहुंचाने के लिए एक सरल पथ प्रदान कर देती है। ठीक है, एक इजी रूट दे देती है, वो क्या होता है, नीचे चला जाता है। ठीक है, तो ये तो हमारी बात हो गई लाइटिंग कंडक्टर की। ठीक है, तो ये प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चैप्टर हमारा एंड हो गया। तो क्वेश्चन है हमारा, व्हाई इज लाइटिंग कंडक्टर इंस्टॉल ऑन अ बिल्डिंग। किसी इमारत में तड़ित चालक क्यों लगाया जाता है। ठीक है, तो यह मैंने आपको बताया था
ऑप्शन देखते हैं, इट रिपेयर्स द लाइटिंग बिफोर इट फॉल्स ऑन द बिल्डिंग, ये तरीक बिजली की इमारतें पर गिरने से पहले ही विकसित कर देता है, ये ऑप्शन तो नहीं होगा। इट फोर्सेस द लाइटिंग टू फॉल इन एन एरिया वेयर देयर आर नो बिल्डिंग, ये बिजली को उस क्षेत्र में बलपूर्वक गिरा देता है जहाँ कोई इमारत ना हो, तो ये भी नहीं होगा। इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ग्राउंड व्हेन लाइटिंग स्ट्राइक द बिल्डिंग, बिजली के इमारत से टकराने पर उत्पन्न आवेश को ये भूमि के संवहित कर देता है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो हमारा क्या हो गया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। डी ऑप्शन देख लेते हैं, इट कलेक्ट्स द इलेक्ट्रिक पावर प्रेजेंट इन द लाइट बिल्डिंग, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, तो सी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन में क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू अनचार्ज ऑब्जेक्ट P and Q आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। P तथा Q दो अनावेशित वस्तुओं को एक दूसरे के साथ रगड़ा जाता है, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर दो न्यूट्रल वस्तु है, ठीक है, उसको आपस में अगर रब किया जाए तो क्या होता है, इसमें दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड दोनों मतलब सेम मैग्नीट्यूड चार्ज एक्वायर करेंगे, लेकिन चार्ज का नेचर कैसा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, P and Q एक्वायर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। ठीक है, P तथा Q बराबर एक विजातीय आवेश आता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन पॉलीथीन ट्यूब इज रब्ड विथ अ वूलन क्लॉथ, द पॉलीथीन ट्यूब, ठीक है, जब हम पॉलीथीन ट्यूब को रब करते हैं वूलन क्लॉथ पे, तो पॉलीथीन ट्यूब पे क्या होता है, ठीक है, वूलन क्लॉथ पे क्या होता है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, पॉलीथीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, तो ये हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनर, तो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन रेसिपिएंट है, गेनर है, वो हमारा क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। तो पॉलीथीन क्या हो जाता है, बिकम्स निगेटिवली चार्ज व्हाइल द क्लॉथ हैज पॉजिटिव चार्ज, ऋणावेशित हो जाती है जबकि कपड़ा धनावेशित हो जाता है, तो इसीलिए ऑप्शन हमारा एक क्या हो गया, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, x is charged by y, it found that x obtains charge opposite to that y, the charging process could have been, y द्वारा x को आवेशित किया जाता है, ये पाया गया है कि x जो आवेश प्राप्त करता है वह y के विपरीत है, आवेश का परिक्रम हो सकता है। ठीक है, तो चार्ज का फ्रिक्शन एक तरीका है, घर्षण। ठीक है, घर्षण में क्या करते हैं, दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं तो दोनों पे चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो फ्रिक्शन हो गया। ठीक है, कंडक्शन तो हम लोग ने इलेक्ट्रिसिटी हीट चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से हीट का ट्रांसफर होता है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। ठीक है, अब इंडक्शन, तो इंडक्शन क्या होता है कि कोई भी चार्ज बॉडी को हम किसी अनचार्ज बॉडी के सामने लाते हैं तो उसमें क्या होता है, चार्ज का अरेंजमेंट हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे एक्वायर हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, फिर इसे हटा लेते हैं तो इसमें क्या हो गया, वैसा चार्ज आ गया, तो इसे हम लोग इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर फ्रिक्शन इंडक्शन दोनों की सहायता से हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, कंडक्शन तो हमने हीट में पढ़ा था, कंडक्शन तो होगा नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब आज की सेशन का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, Which of the following option is incorrect about earthquakes? भूकंपों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, गलत स्टेटमेंट हमें चूज करना है। पहला ऑप्शन क्या है, earthquakes generally tend to occur in fault zone, भूकंप की समानता भ्रंश मंडलों में आते हैं, तो मैंने तो बताया था। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो गया। The energy of earthquake is measured on Richter scale, ठीक है, भूकंप की ऊर्जा को रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है, तो ये ऑप्शन भी सही है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन, earthquake is caused by disturbance inside the earth crust, भूपट्टी में उथल पुथल के कारण भूकंप उत्पन्न होता है, ये मैंने बताया था, ये ऑप्शन भी हमारा सही हो गया। इट इज पॉसिबल टू प्रेडिक्ट अर्थक्वेक यूजिंग सिस्मोग्राफ, भूपट्टी में उथल पुथल के कारण भूकंपों का पूर्वानुमान लगाया संभव है, तो ऐसा नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, इसी के साथ आज का ये सेशन यहाँ पे ख़त्म होता है। उम्मीद है ये सेशन आप लोगों को पसंद आएगा। मैंने सीटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा कंटेंट पढ़ाया है और साथ ही साथ 7 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कराए हैं। तो नोट्स को अच्छे से पढ़ें, कंटेंट को अच्छे से रिवाइज करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करें। इससे ज़्यादा करने की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। और सेशन को
लाइक करें, अगर सेशन पसंद आया तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि जो लोग भी सीटेट पेपर 2 साइंस की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये सेशन पहुंच जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।